नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एयर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगर सिंपली बात करें तो हमारी अर्थ एयर के एक ह्यूज ब्लैंकेट से चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स जो अर्थ पर है वो डिपेंड करते हैं इसी एटमॉस्फेयर पर उनके सर्वाइवल के लिए। और ये हमें प्रोवाइड करती है हवा, जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सन रेज से। बिना इस ब्लैंकेट के हम शायद जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती कि हमें जला देती, और रात को इतनी ठंडी होती कि हमें जमा देती। इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और रहने लायक बनाता है। अब अर्थ डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सिर्फ दो गैसेस मिलकर ही एटमॉस्फेयर का 99% बनाती है, और वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा सिर्फ 1% में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और अदर गैसेस। इसके अलावा गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन, 78% के साथ। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। बोलने का मतलब है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट अपनी लंग्स में अंदर लेते हैं, और सांस छोड़ते हुए भी नाइट्रोजन हम छोड़ते हैं। मगर सबसे ज्यादा जरूरी है ये प्लांट्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। एंड दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन प्लांट्स द्वारा डायरेक्टली एयर से नहीं ली जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है? तो सबसे पहले ये प्रेजेंट होते हैं सोइल में या फिर कुछ प्लांट्स की रूट्स में। तो ये हवा से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ताकि प्लांट्स उसको इस्तेमाल में ला सके। अब आती है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो है ऑक्सीजन, 21% के साथ। और बिना ऑक्सीजन के हम एक पल भी नहीं रह सकते। और ह्यूमंस और एनिमल्स सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? तो इसका आंसर है ग्रीन प्लांट से, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut the trees, then this balance gets disturbed. अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो जो ऑक्सीजन का ये जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए ताकि ये बैलेंस बना रहे। 1% से भी कम इसका अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर भी ये हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से मिलती है? ह्यूमंस और एनिमल्स से। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। अब इसे क्या होता है कि हर साल बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है हर साल, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम बढ़ती जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो अर्थ पे वेदर और क्लाइमेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे निचली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। तो चलिए एक एक करके इन लेयर्स के बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर।
ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली 5 लेयर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है और इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। और जो सांस लेने के लिए हवा का इस्तेमाल या एयर का इस्तेमाल हम करते हैं वो यहीं पर एग्जिस्ट करती है। और जितने भी वेदर फेनोमेना होती है लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेयर स्टॉर्म, वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर पाई जाने वाली जो लेयर है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर है। और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो जोन होता है या यूं कहें इनको जो अलग करता है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का ट्रांजिशन जोन है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड विद वेदर फेनोमेनन। यहाँ पर क्लाउड्स का बनना और वेदर फेनोमेनन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडियल कंडीशन है एरोप्लेन की फ्लाइंग के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस लेयर का कि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पे ओजोन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रे से, अल्ट्रावायलेट रे से। अगर ये लेयर हट जाए तो अर्थ का टेम्परेचर एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर सर्वाइवल बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। अब आती है मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसे मेसोस्फेयर कहते हैं, जो कि 80 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। और मीटियोराइट्स इसी लेयर से एंटर करते हैं अर्थ पर, और जब वे अर्थ में एंटर करते हैं तो इस लेयर की होने की वजह से वो बर्न हो जाते हैं, और अर्थ तक जब वो पहुंचते हैं तो उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस लेयर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है अर्थ के लिए, क्योंकि मीटियोराइट्स अगर इस लेयर में बर्न नहीं होते वो तो जो एस्ट्रॉयड है अर्थ में डायरेक्टली एंटर करते, और बिना जले अगर वो एंटर करते तो अर्थ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, जिससे अर्थ में प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा था। अब आता है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी इस लेयर में राइज करता है बहुत तेजी के साथ। और आइनोस्फेयर भी इसी लेयर का पार्ट है, तो जिसकी हाइट है लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। अब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेयर है वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। जितने भी सैटेलाइट्स रहते हैं वो इसी लेयर में सेटल्ड होते हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट In fact, radio waves transmitted from the Earth are reflected back to the Earth by this layer. अर्थ से सिग्नल जाता है इस लेयर तक, यहाँ पे जो सैटेलाइट प्रेजेंट रहते हैं वहां तक, और रिफ्लेक्ट बैक होते हैं अर्थ पर। इस तरह से जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, या फिर आप टेलीविजन देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल पा रही है, वो इसी वजह से है। इसी लेयर में जो प्रेजेंट है सैटेलाइट्स, उन्हीं की वजह से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल पाती है। लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फेयर। द uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere। सबसे ऊपरी ऊपरी लेयर या यूं कहें सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। यहाँ पर बहुत ही पतली हवा होती है और बहुत ही हल्की गैसेस, और हल्की गैसेस कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। पहले हमने डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर, जिसमें गैसेस पाई जाती हैं। कंपोजिशन से गैसेस, स्ट्रक्चर में लेयर्स, कौन कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो याद रखने वाली इन लेयर्स में कौन कौन सी बातें हैं कि पहली बात तो इनकी एक्सटेंड कितने किलोमीटर तक है, और दूसरा इनका फीचर क्या है, ट्रोपोस्फेयर की क्या खास बात है, स्ट्रेटो की क्या खास बात है, इसी तरह से बाकी जो भी लेयर है उनके क्या खास फीचर्स हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की। वेदर और क्लाइमेट ये टर्म्स हमने पहले भी काफी बार सुनी हुई हैं। सिक्स क्लास का ये टॉपिक है, सिक्स क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्या आज बारिश होगी या दिन साफ होगा। तो इमेजिन करिए कि अगर हमारी बॉडी रेडियो है और माइंड स्पीकर है, तो वेदर वो है जो ये सबको कंट्रोल कर रहा है, और वेदर से हमारा मूड भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें इफेक्ट पड़ता है। कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं, प्लान बनता है कि इस दिन हम सभी घूमने जाएंगे। पहली बात तो बहुत ही मुश्किल होता है कि दोस्तों के साथ एक प्लान करना और वो एग्जीक्यूट करना, कि सभी दोस्त मान गए हैं और इस दिन हम घूमने जाएंगे। वरना क्या होता है कि कोई ना कोई दोस्त होगा आपको लास्ट दिन पे अड़ा जाएगा, लटका जाएगा कि अरे आज तो मेरा एग्जाम है, अरे आज तो मेरी तबीयत डाउन होगी, अरे मुझे लूज मोशन लग गई, मैं नहीं जा पाऊंगा, है ना। एक तो दोस्तों के साथ प्लान बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है ना। कि प्लान तो बन गया हुआ है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे प्लान बन जाता है, कोई अभी लटका नहीं रहा है कि सबका मन है कि हमें जाना ही जाना है, और आपका प्लान बन जाता है कि इस दिन हम निकल रहे हैं, और अचानक से उस दिन बारिश हो जाती है।
आपका सारा प्लान चौपट हो जाता है। एकदम से आपका जो मूड इतना खुश था वो एकदम से खराब कर देते हैं, है ना? तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर हमारे मूड को किस तरह से अफेक्ट करता है। बारिश हो रही है, चाय पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। धूप है, अच्छी खासी धूप है, तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो इसी वेदर से डिपेंड करता है कि हमारे खाने का मूड क्या रहेगा, हमारे घूमने का मूड क्या रहेगा। तो वेदर एक्चुअली है क्या? वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। हर घंटे में चेंज होने वाली या हर दिन में चेंज होने वाली जो कंडीशन है एटमोस्फेयर में, उसे क्या कहते हैं? वेदर। तो ये शॉर्ट टर्म है। वेदर एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, ये बड़े थोड़े टाइम के लिए रहता है। इसके अलावा क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जब कोई वेदर कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक किसी प्लेस पर रहती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्लाइमेट में। लाइक इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट किस तरह से हमारे रहन सहन, खान पान, है ना, को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। हवा का गर्म होना या ठंडा होना क्या कहलाता है? टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। जो टेम्परेचर हम हर दिन महसूस करते हैं वो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है। तो ये हवा है जो ठंडी और गर्म होती है, जिस वजह से हमें ठंड या गर्मी महसूस होती है। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season। अगर सिंपली बात करें तो ये जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे कि समर्स का टेम्परेचर विंटर्स के मुकाबले काफी हाई रहता है। और टेम्परेचर को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो है इंसोलेशन। तो आई गेस यहीं पर आज हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर हद से ज्यादा पढ़ने लग गए तो भी बोर हो जाएंगे, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के साथ आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी का रहता हुआ चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।